दोस्तों नमस्कार। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से जब यह कहा था कि मेरा देश बदल रहा है, तब शायद किसी भी राजनीतिक दल ने यह सोचा नहीं होगा वाकई यह देश बदल रहा है और बदलते बदलते इतना बदल जाएगा कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी, उनके अपने संगठन को संभालने के लाले पड़ जाएंगे। इस देश के भीतर की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां झटके में बदलती हुई दिखाई देने लगेगी और उन परिस्थितियों के अक्स तले 2022 में जब पहली बार राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि वह भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इसका एहसास नहीं था। वाकई राहुल गांधी इस देश को नाप लेंगे और इस देश के सामने जो मुद्दा उभर कर आएगा वह उनको अपने राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर चुनौती देने लग जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद यह कल्पना इंडिया ने नहीं की, इंडिया गठबंधन ने नहीं की कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उसे ऐसी हार मिलेगी जिसके बाद उसके अपने राजनीतिक अस्तित्व का संकट गहरा जाएगा। इन तीन परिस्थितियों के अक्स तले अगर मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया जाए, क्या वाकई इस देश के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जहां पर राजनीतिक मुद्दे बदल गए, जहां पे सामाजिक परिस्थितियों ने राजनीतिक दिशा में बिल्कुल एक नई राजनीतिक जमीन बना डाली और इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को संभाले हुए बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट हो या पूंजीवादी हो, उसने राजनीति के साथ ऐसा गठजोड़ कर लिया जो इस देश की नीतियों को बनाने और लागू कराने में लग गए। यानी ये तीन परिस्थितियों के दायरे में संकट क्या वाकई राजनीतिक शून्यता का इस देश में इस वक्त इतना गहरा चुका है कि विपक्ष है ही नहीं, या विपक्ष के सामने यह संकट है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को कैसे बचा ले। इन तीन स्थितियों का जिसका हमने जिक्र किया, आज उसके अक्स तले मौजूदा परिस्थितियों में कौन कहां पर खड़ा है, या जहां पर वो खड़ा है वहां पर अब वो दिखाई क्यों नहीं देना चाहता है, या केंद्र ने अपनी ताकत के हिसाब से ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कर डाली जहां पे विपक्ष बचे ही नहीं और विपक्ष के सामने संकट यह हो गया कि उसके अपने नेता अपने तौर पर राजनीतिक सौदेबाजी करने निकल पड़े और आपसी टकराव की इन परिस्थितियों ने बीजेपी के सामने क्या एक खुला मैदान लाकर रख दिया है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना 2016 में मेरा देश बदल रहा है तब किसी ने नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक आस और उम्मीद जगी जरूर, और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद इस उम्मीद ने हवा जरूर पकड़ी, लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत शायद डराने वाली है। यह इसलिए डराने वाली है क्योंकि जिस राजनीतिक विचारधारा के आश्रय ताना बाना इस देश के विपक्ष ने इंडिया गठबंधन को बनाकर बुना, अब वही तार तार हो रहा है। क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि बीजेपी के साथ राजनीतिक सौदेबाजी आरएसएस के दरवाजे के जरिए हो? यानी संघ के प्रति राय बेहतर रख लीजिए तो बीजेपी के साथ आपका गठबंधन मजबूत हो सकता है, या फिर आप में एक वैचारिक परिवर्तन बीजेपी और उसकी सत्ता देखेगी और आपसे निकटता हासिल कर लेगी। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को लेकर इंडिया गठबंधन का जो ताना बाना बुना गया, उसके अक्स तले शायद सबसे बड़ी मुश्किल अब तमाम राजनीतिक दलों की यही है कि वह विकल्प दे पाने की स्थिति में नहीं है। विकल्प तो दूर की बात है, चुनौती तक दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है, संगठन गायब हो रहा है और राजनीतिक तौर पर जो महत्ता या जो अधिकार और विशेषाधिकार मिलने चाहिए उससे ज्यादा दिन तक दूर रह नहीं सकते। तो आज शुरुआत कहां से की जाए? यह शुरुआत तो इस देश के सबसे माहिर पॉलिटिशियन से ही होनी चाहिए।
नाम है शरद पवार। शरद पवार उस दौर में अडानी के करीब खुद को दिखा रहे थे जिस दौर में इंडिया गठबंधन के भीतर राहुल गांधी अडानी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे। अपनी निकटता का खुला बखान शरद पवार करने से चूके नहीं और अडानी ने भी निकटता शरद पवार के साथ बाखूबी दिखाई। कुछ पुराने पन्ने पलटे गए तो यह खुलकर साफ भी हुआ कि कॉरपोरेट के साथ यारी इस देश में शरद पवार की कोई आज की नहीं है। वो तो बहुत कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और जिस तेजी के साथ उन्होंने कांग्रेस को 2 दशक पहले तोड़ा और खुद अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद उनकी निकटता इस देश के कॉरपोरेट हाउसेस के साथ कैसी रही यह भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मौजूदा सच क्या है? मौजूदा परिस्थिति में पहली बार शरद पवार सरीखा नेता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुणगान करने से कतराता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जैसी हार महाराष्ट्र में उन्हें मिली, उसके बाद उनके अपने भतीजे का बीजेपी के साथ चले जाना यानी एनसीपी का 2 हिस्से में आना, बावजूद इसके एक वैचारिक और विचारधारा की सोच शरद पवार लगातार उस लबादे को ओढ़े रहे। लेकिन आज जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल आरएसएस जिस लिहाज से अपने कैडर को बनाता है उससे हमें सीख हासिल करनी चाहिए। और यह सीख हासिल करने के लिए हालांकि उन्होंने कई नाम लिए कि आने वाले वक्त में एनसीपी को अलग अलग तरीके से वैचारिक तौर पर जो कैडर खड़ा करना होगा उसमें छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा फूले, BR अंबेडकर और पहले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान, इनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं साथ लेकर एक कैडर एनसीपी का भी खड़ा करना होगा। लेकिन यह बात यहीं तक होती तो भी ठीक था। बात तो यह हुई कि संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, आरएसएस के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो उसकी विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। ध्यान दीजिए, इस दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी टूटी है। सत्ता के साथ तमाम विपक्षी राजनीतिक दल सटने को बेचैन भी हुए। कांग्रेस के भीतर से भी नेताओं की एक बड़ी फौज बीजेपी के करीब चली गई। एनसीपी और शिवसेना के भीतर सत्ता प्राप्ति के मोह या सत्ता पाने की मोह में कौन कौन कैसे कैसे टूटा ये छुपा हुआ है नहीं। और जब सत्ता नहीं मिली यह तो ठीक है, लेकिन सत्ता कैसे मिलेगी यही सवाल अगर गायब हो जाए तो फिर सिवाय इसके कि सत्ता के साथ हम जोली कर लें कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। और धुरंधर पॉलिटिशियन शरद पवार को संघ की भूरी भूरी प्रशंसा तब करनी पड़ती है जब चंद महीनों पहले तक वो खुले तौर पर इस देश में संघ को नफरत फैलाने वाला, बीजेपी को इस देश में लड़ाने वाला और इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली पार्टी के तौर पर भाजपा को मान रहे थे, खड़ा कर रहे थे। और अब वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप भी संघ की तर्ज पर स्वयंसेवकों की एक कतार अपने भीतर खड़ी कर डालिए। और इसके पीछे का संदेश बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ एनसीपी नजर आएगी। और माना तो यह भी जा रहा है कि 18 तारीख तय है जब सुप्रिया सूले मोदी कैबिनेट में मंत्री हो सकती है, यानी तब अच्छे दिनों की शुरुआत जो 14 मकर संक्रांति के बाद जो होती है उसके बाद की परिस्थिति में बेहतरीन दिन एनसीपी के महाराष्ट्र के भीतर आएंगे। तो क्या महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अपने तौर पर वहां के मुख्यमंत्री का गुणगान यूं ही नहीं कर रही है। वह भी जानती है कि आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होंगे उस चुनाव की डोर दिल्ली में बैठी बीजेपी सत्ता अपने हाथों में रखती है। तो आप चुनाव जीत कैसे सकते हैं? और जब चुनाव जीत नहीं सकते और यह मैसेज खुले तौर पर बीजेपी भी दे रही है, दिल्ली में बैठी सत्ता के धुरंधर भी दे रहे हैं,
और राजनीतिक तौर पर आप इसका विरोध भी करते हैं कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा है, तो ऐसे में फिर राजनीति कैसे की जाए जब जीत हार की राजनीति में चुनावी सत्ता प्राप्त करने के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हो और पूरा का पूरा संगठन भी उसी दिशा में बढ़ रहा हो। तो क्या इंडिया गठबंधन के भीतर पहली बार चुनौती और विकल्प दोनों परिस्थितियां ना देने की स्थिति में अब छत्रप टूट रहे हैं? क्योंकि छत्रपों के सामने भी यह संकट है, वो कहां खड़े रहे जिससे लगे कि वो खड़े हैं। क्या ऐसा संकट आ चुका है? और महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का यह पहल अपने आप में बहुत कुछ दिखला जतला देता है। दूसरी परिस्थिति पश्चिम बंगाल को लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने बूते राजनीति को साधने वाली पूरी बीजेपी को खेला होबे और उसके आश्रय शहमात में मात देते हुए आगे बढ़ने की राजनीति करते हुए धुरंधर लेफ्ट यानी वामपंथियों को भी जमीन सुंगा दी और कांग्रेस को साथ भी नहीं लिया और चुनावी जीत हासिल करती गई। क्या ममता बनर्जी के सामने वही संकट है जो शरद पवार और अजीत पवार के सामने एक वक्त महाराष्ट्र में आया जरूर, लेकिन इन्होंने अनदेखी की और बाद में अजीत पवार ने पाला बदला और अब शरद पवार भी पाला बदलकर उस दिशा में जाने को तैयार है, क्योंकि विकल्प और चुनौती दोनों उनके जहन में कहीं नहीं है। क्या वाकई अभिषेक बनर्जी ये एक चुनौती के तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभरेंगे और चुनौती वो किसी दूसरे को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को देंगे? इसके अक्सतले भी कुछ चीजें छुपी हुई हैं। ये छुपी हुई कैसे हैं, इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू किया था और 27 अक्टूबर को जब अमित शाह वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कम से कम 1 करोड़ सदस्य जुड़ने चाहिए और आज की तारीख में सिर्फ 40 लाख सदस्य ही जुड़ पाए। आरएसएस के भीतर बेचैनी छा गई और उन्होंने खुले तौर पर आरएसएस ने सुकांत मजुमदार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बंगाल में और जो विपक्ष के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी हैं, दोनों को फटकार लगाई, दोनों के प्रति नाराजगी जाहिर की कि किस तरीके से यह सदस्यता अभियान भी पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद संघ की तरफ से बकायदा उनके अपने पत्र में यह लिखा गया कि जब भाजपा सदस्यता अभियान को बीजेपी की जो पूरी वेस्ट बंगाल इकाई है पूरा नहीं कर पाई, तो अब आरएसएस को यह लगता है कि 2026 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए एक करिश्माई चेहरे की ढूंढने की जरूरत है और वो करिश्माई चेहरे के बगैर ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता है। वो करिश्माई चेहरा कौन होगा? टीएमसी के भीतर का होगा? सभी तो टीएमसी से निकले हुए हैं। बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन तो बंगाल में रही नहीं, कुछ कांग्रेस से निकल कर आ गए और बहुत सारे टीएमसी से निकल कर आ गए, यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी हो या सुकांत मजुमदार हो, टीएमसी से निकल कर ही तो आए हैं। तो फिर अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं? और अभिषेक बनर्जी बिल्कुल अजीत पवार की तर्ज पर एक नई पार्टी अगर टीएमसी के नाम पर बनाते हैं और राजनीतिक तौर पर टीएमसी को जिंदा रखने के लिए जिस तरीके से शरद पवार को जिंदा रखने के लिए अजीत पवार को एक नया राजनीतिक रास्ता पकड़ना पड़ा, क्या उसी तर्ज पर यह राजनीति पश्चिम बंगाल की भी चल निकलेगी? यहां सवाल घोटालों या स्कैम या खादान घोटाला या कोई भी स्कैम उसका नहीं है, यहां सवाल ईडी के छापे का भी नहीं है। यहां सवाल है कि भविष्य में राजनीति करनी है तो टीएमसी के भीतर रहकर टीएमसी को बचाना है या टीएमसी से बाहर निकलकर टीएमसी को बचाना है। यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लड़ाई अगर कई मंचों पर दिखाई देने लगी है और पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर एक मोटी लकीर खींची हुई दिखाई दे रही है, तो उसके कई मायने हैं। उन मायनों के तहत ही यह भी समझिए
कि इंडिया गठबंधन पर सीधी चोट और पहली बड़ी चोट ममता बनर्जी ने यह कहकर की कि मैं इसकी लीडरशिप संभालने को तैयार हूं। ममता बनर्जी अपनी मौजूदगी पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय तौर पर रखना चाहती है या फिर जो भी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी रही या खड़ी होगी उसके जरिए चुनौती दी नहीं जा सकती, अब वह भी मान चुकी है और इसीलिए एक मोटी लकीर क्या अभिषेक बनर्जी के जरिए खींची जाएगी। और उसके चंद महीनों के बाद चूंकि अब वहां पर 2026 के अप्रैल मई में चुनाव भी होने हैं, तो 2026 से पहले जो मौजूदा चेहरे हैं, शुभेंदु अधिकारी का चेहरा 2021 में सामने लिया गया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसे आरएसएस बाखूबी कह रही है। हालांकि यहां पर यह भी याद रखना चाहिए कि 2022 में ममता बनर्जी ने भी आरएसएस की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था आरएसएस पहले बुरी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस उतनी बुरी है, अब भी आरएसएस के कई अच्छे और सच्चे लोग हैं और वह बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, एक दिन वो भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। यानी दो रास्तों को आरएसएस का समर्थन करते हुए सितंबर 2022 में चुनाव जीतने के बाद जिक्र किया था। और देखिए 2026 से पहले 2025 में आरएसएस उस जादुई चेहरे को खोज रही है जो टीएमसी के भीतर है, ममता बनर्जी के विकल्प के तौर पर उभार रहा है। और ममता बनर्जी की राजनीति भी अभिषेक बनर्जी की राजनीति को उचका रही है। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन को दिशाहीन बताने से कोई चूक नहीं रहा। सिर्फ बंगाल क्यों, कश्मीर से उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं ये कैसी लीडरशिप है, कौन सी लीडरशिप है जिसका कोई मतलब और मायने नहीं है। यानी राजनीतिक तौर पर हर वो परिस्थिति संघ के अनुकूल या संघ के जरिए राजनीति साधने की दिशा में बढ़ रही है। यहां पर हालांकि महाराष्ट्र का जिक्र एक बार फिर करना चाहिए क्योंकि अजीत पवार की मां आशाताई पवार, उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिवार के पुनर्मिलन के लिए वो प्रार्थना करती हैं। और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम भले ही अलग राजनीतिक रास्ता अपना चुके हों लेकिन शरद पवार साहब के प्रति हमारे मन में हमेशा सम्मान रहा है। अगर परिवार यानी पवार परिवार में एकीकरण होता है तो बहुत खुशी होगी क्योंकि शरद पवार को वह अपना नेता मानते आए हैं और वह तो भगवान सरीखे हैं। राजनीति का यह मिजाज वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, मुद्दों के तौर पर क्या पहले था? और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के तौर पर शरद पवार और ममता बनर्जी को तो आंका गया है, लेकिन इस दौर में क्या चुनौती दे पाना उनके लिए कठिन है। एक तीसरी परिस्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से भी उभरती है। बिहार में तो इसी बरस के आखिर तक चुनाव होने हैं और वहां पर इस पूरी परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव ये कहने से चूकते नहीं कि इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, तो अगला शोर यह भी मचेगा तो हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये बातें निकलकर क्यों नहीं आई? और यह ज्ञान बिहार इलेक्शन से पहले उसी बरस के शुरू में क्या हो गया? क्या यह सिर्फ एक बार्गेनिंग सिचुएशन है जिसमें राजनीतिक तौर पर ज्यादा टिकट कांग्रेस के साथ साझा ना करनी पड़े, उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है? आप कह सकते हैं आरजेडी इस दिशा में सोच रही है या सोचना शुरू कर चुकी है। लेकिन अगला सवाल एक और है, क्या आरजेडी अपने बूते जिस तर्ज पर 2020 में तेजस्वी यादव जिस चकाचौंध को ठेंगा दिखाते हुए लोगों की भीड़ के बीच रैलियां कर रहे थे और एक के बाद एक उनकी रैली ना सिर्फ सफल हो रही थी बल्कि एक ऐसे नेता का उदय बिहार देख रहा था जिसमें नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव काफी दिखाई देते थे, अपने तौर पर वो मजबूत थे। लेकिन इस दौर में और 2022 की यात्रा के बाद जब राहुल गांधी की यात्रा हुई और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बना, तो उस दौर में तो बेंगलोर की बैठक में ममता बनर्जी ने भी कहा था राहुल इज अवर लीडर, राहुल हमारे नेता हैं। वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, वो सभी जानते थे कि दरअसल उस भारत जोड़ो यात्रा ने एक बड़ा व्यापक परिवर्तन विपक्ष की राजनीति में किया है जिसका सिरा कांग्रेस के पास है, जिसके छोर पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस चुनावों में लगातार असफल होती चली गई।
हरियाणा में खासतौर से उसकी हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन का कोई पार्टनर नहीं था और राजनीतिक सफलता ना मिले तो फिर प्रभाव से क्या होगा, यह एक तात्कालिक परिस्थिति उभरकर खुलकर सामने आ गई। और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को स्पेस नहीं दिया, कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन एक सवाल यहां कांग्रेस का भी होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तर्ज पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, तो क्या कांग्रेस को इस दौर में कम से कम 2 साल के लिए अपने आप को चुनाव से अलग नहीं कर लेना चाहिए? उसे नहीं कह देना चाहिए कि इस देश के भीतर ईवीएम के जरिए वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इस दौर में दिल्ली का चुनाव है, फिर उसके बाद बिहार के चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव है, असम के चुनाव है, पुडुचेरी के चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर 2027 में आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में अपने बूते चुनाव लड़ पाने की स्थिति में कांग्रेस सिर्फ असम में है। लेकिन असम के भीतर भी जिन नेताओं को शीर्ष पर रखा गया है, क्या उनके आसरे कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? कांग्रेस के भीतर इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, यह एक दूर की बात है। लेकिन अपने ही गठबंधन और छत्रपों के सामने आए संकट का निदान कैसे किया जाए, इस रास्ते को कोई भी परखना, सोचना, बैठक कर चिंतन करना नहीं चाहता है। यह स्थिति राजनीतिक शून्यता को बढ़ाती है और शायद यही वो वजह है जिसमें संघ भी एक रास्ता बन सकता है और शरद पवार हो या पश्चिम बंगाल का रास्ता हो, वह इस दिशा को तय कर सकता है। यह कल्पना के परे है और इसका अगला पासा तो खुले तौर पर यह कहने से हिचकता नहीं है कि अगर वाकई आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी और शुरुआती दौर में आरएसएस ने आंदोलन के वक्त समर्थन किया और मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या फिर महाराष्ट्र से आती हुई आवाज वो एनसीपी की हो या उद्धव शिवसेना की हो, सभी जिक्र केजरीवाल का दिल्ली के चुनाव को लेकर कर रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति के तर्ज पर या हरियाणा के चुनाव परिणाम की तर्ज पर दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए, तो फिर यह छत्रपों का जमघट भी कहां बचेगा? यानी विकल्प की परिस्थितियां धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाए और खत्म कर दी जाए, इसके लिए ईडी की छापेमारी की अब जरूरत नहीं है। इसके लिए अब कॉरपोरेट की पाइपलाइन को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट तो खुले तौर पर मौजूदा वक्त में यह मान चुका है कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है तो फिर उसका अपना नेटवर्थ या उसका अपना विस्तार नहीं हो पाएगा। राजनीति की यह परिस्थिति जहां कॉरपोरेट और इस देश की इकोनॉमी, जहां पर समाज के भीतर का गठजोड़ और सांस्कृतिक मुद्दे इस रूप में उभार भरने लगे कि कोई पार्टी खुलकर कहे कि आप हमारे साथ हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, हमारे साथ हैं तो आप हिंदूवादी हैं, हमारे साथ हैं तो आप सत्ता की मलाई खा सकते हैं, और चुनौती देने के लिए सामने कोई नहीं, मैदान बिल्कुल साफ। ऐसी राजनीतिक शून्यता तो इससे पहले कभी नहीं थी और शायद यही वो वजह है जिस वजह से आप मौजूदा राजनीतिक बिसात पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को देख पा रहे हैं। बीजेपी के विरोध में भी आरएसएस कोई कदम आज नहीं तो कल उठा ले, इस उम्मीद और आस में राजनीतिक सांसें कई छत्रप ले रहे हैं कि शायद उसके रास्ते कुछ बन जाएं। यानी अपने बूते मुद्दों के आश्रय संघर्ष कर पाने की स्थिति में क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं या संगठन का कुछ भी नहीं बचा है, और ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। यह परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी और उसके बाद अब गिनते चले जाइए। अगले महीने दिल्ली में चुनाव है, सितंबर आते आते बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद एक साथ 5 राज्यों में 2026 में अप्रैल मई में चुनाव होंगे। उसमें असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा, केरल होगा, पुडुचेरी होगा और फिर 2027 में राजनीति की यह समूची प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के भीतर
जिस विधानसभा चुनाव में कूदेगी वह लकीर 2029 तक चली जाएगी और यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में शायद विपक्ष की राजनीति को लेकर डरा रही है, क्योंकि कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई संगठन, कोई मुद्दा, किसी आश्रय, कौन कैसे खड़ा हो, सब कोई उसी चुनावी जीत के दायरे में जाकर फंस चुके हैं। जिस राजनीतिक जीत हार को तय करने की स्थिति में भी वही सत्ता है जिसको आप हराने निकले। यह विडंबना नहीं, यह इस देश की हकीकत है। चुनावी राजनीति में आप हरा नहीं सकते हैं, मुद्दों के आश्रय खड़े हो नहीं पाते हैं। वैकल्पिक राजनीति कैसे दी जाए ये सोच बची नहीं और चुनौती दे पाने के लिए संगठन चरमरा चुका है। तो फिर यही तो सवाल है। तो फिर मेरा देश बदल रहा है। 2016 का ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा क्या मौजूदा वक्त में हकीकत की जमीन पर खड़ा हो चुका है? सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।